नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम ADRE 2024 का ग्रेड 4 पेपर 1 के जनरल नॉलेज सेक्शन को सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को हम गहराई से समझेंगे ताकि उससे जुड़ा कोई भी दूसरा सवाल आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारत के किस साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र तक फैला था? विकल्प हैं A चौहान, B राजपूत, C गुप्त, D चोल। इसका सही जवाब है D चोल। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। उनकी मुख्य शक्ति उनकी नौसेना थी। चोल राजाओं विशेष रूप से राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी विशाल समुद्री सेना के दम पर बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया था। उन्होंने आधुनिक श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया पर विजय प्राप्त की या अपना प्रभाव फैलाया। आज भी कंबोडिया के अंकोर वाट जैसे मंदिरों और वहां की संस्कृति पर भारतीय प्रभाव इसी चोल विस्तार की देन है। चोलों ने न केवल युद्ध किए बल्कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत किए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी, तो बिना सोचे आपका उत्तर चोल होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। मूला गाभरू ने निम्नलिखित में से किस मुसलमान सेनापति से लड़ाई की? विकल्प हैं A मीर कासिम, B तुर्बाक, C इल्तुतमिश, D उबैदुल्ला। इसका सही जवाब है B तुर्बाक। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मूला गाभरू कौन थीं? मूला गाभरू अहोम राजा सुहुंगमुंग की बेटी और अहोम सेनापति फ्रासेंगमुंग बोरगोहाई की पत्नी थीं। 1532 में जब बंगाल के सुल्तान के सेनापति तुर्बाक खान ने असम पर आक्रमण किया तो उस युद्ध में मूला गाभरू के पति शहीद हो गए। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने और मातृभूमि की रक्षा के लिए मूला गाभरू ने खुद हथियार उठा लिए। वे असमिया महिलाओं की एक सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतरी और तुर्बाक खान की सेना को कड़ी टक्कर दी। हालांकि वे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं, लेकिन उनके साहस ने अहोम सेना में ऐसा जोश भरा कि अहोमों ने तुर्बाक खान को हरा दिया और मार गिराया। उन्हें असम के इतिहास में वीरता और नारी शक्ति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक माना जाता है। याद रखने का सरल तरीका: अहोम इतिहास की झांसी की रानी मूला गाभरू थीं और उनका दुश्मन तुर्बाक था। अक्सर छात्र सती जयमती और मूला गाभरू में कंफ्यूज होते हैं। याद रखें, जयमती ने अत्याचार सहा, सैक्रिफाइस, जबकि मूला गाभरू ने युद्ध के मैदान में तलवार चलाई, वैलर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। नीति आयोग यानी नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है? विकल्प हैं A भारतीय प्रतियोगिता आयोग, B कर्मचारी चयन आयोग, C संघ लोक सेवा आयोग, D योजना आयोग। इसका सही जवाब है D योजना आयोग। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अक्सर परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आज़ादी के बाद 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की और 1 जनवरी 2015 को आधिकारिक रूप से नीति आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग राज्यों को फंड देने का काम भी करता था, लेकिन नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक यानी सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करता है। यह सहकारी संघवाद पर आधारित है, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश के विकास की योजना बनाते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। याद रखने का सरल तरीका: पुराने भारत में योजनाएं ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन ला दी जाती थीं, लेकिन नए भारत में नीति यानी नीति नीचे से ऊपर यानी राज्यों की सलाह से बनाई जाती है। इसीलिए योजना आयोग गया और नीति आयोग आया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की राजधानी है? विकल्प हैं A रायपुर, B रांची, C भागलपुर, D देहरादून। इसका सही जवाब है A रायपुर। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। ये भारत का 26वां राज्य बना था। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर और उसकी प्रशासनिक राजधानी है। रायपुर को मध्य भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र माना जाता है, जो विशेष रूप से स्टील और कोयला व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। सरकार ने रायपुर के पास ही एक आधुनिक शहर बसाया है, जिसे नया रायपुर कहा जाता था। अब इसका आधिकारिक नाम अटल नगर
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। रांची बी, ये झारखंड की राजधानी है जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। देहरादून डी, ये उत्तराखंड की राजधानी है जो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। भागलपुर सी, ये बिहार का एक ऐतिहासिक और प्रमुख शहर है जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है, लेकिन ये राजधानी नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान किस प्राचीन साम्राज्य का था? विकल्प हैं ए फारस या पर्शिया, बी बीजांटिन, सी मैसेडोनिया, डी ऑटोमन। इसका सही जवाब है सी मैसेडोनिया यानी मैसेडोनिया। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अलेक्जेंडर, जिसे भारत में सिकंदर कहा जाता है, उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया यानी प्राचीन ग्रीस या यूनान का एक हिस्सा के राजा फिलिप द्वितीय के घर हुआ था। 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया। सिकंदर का लक्ष्य पूरी दुनिया को जीतना था। उसने उस समय के सबसे शक्तिशाली फारस यानी पर्शिया साम्राज्य को धूल चटाई और मिस्र से लेकर मध्य एशिया तक अपना परचम फहराया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम में आता है, सिकंदर के गुरु महान दार्शनिक एरिस्टोटल थे। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की सीमा पर पहुंचा। यहां उसका सामना पंजाब के वीर राजा पोरस से हुआ। झेलम नदी के किनारे हुई इस लड़ाई को हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की सेना थक चुकी थी और मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वापस लौटते समय मात्र 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। असम निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है? विकल्प हैं ए थाईलैंड, बी भूटान, सी चीन, डी नेपाल। इसका सही जवाब है बी भूटान। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तर में असम की सीमा भूटान देश से लगती है। असम के कई जिले जैसे कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दक्षिण और पश्चिम में असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। धुबरी, दक्षिण सालमारा मानकचर, करीमगंज और कछार जैसे जिले बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। चीन के बारे में भ्रम। अक्सर छात्र चीन को सही मान लेते हैं क्योंकि चीन उत्तर पूर्व भारत के पास है, लेकिन ध्यान रहे चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम से नहीं। असम और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश एक दीवार की तरह खड़ा है। नेपाल के बारे में जानकारी। नेपाल की सीमा पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों से लगती है। असम और नेपाल के बीच भी पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आ जाता है, इसलिए इनकी सीमाएं आपस में नहीं मिलती। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। भारत की संसद के ऊपरी सदन अपर हाउस को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। इसका सही जवाब है बी राज्यसभा। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत की संसद पार्लियामेंट के 3 मुख्य अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को द्विसदनीय बाइकैमरल बनाया गया है, जिसका अर्थ है इसमें 2 सदन होते हैं। राज्यसभा अपर हाउस, इसे ऊपरी सदन या द्वितीय सदन या राज्यों की परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ये एक स्थायी सदन परमानेंट हाउस है, यानी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। लोकसभा लोअर हाउस, विकल्प ए, इसे निचला सदन या प्रथम सदन या जनता का सदन हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। इसका कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। राज्यों की व्यवस्था, विधानसभा ये राज्य स्तर का निचला सदन होता है। विधान परिषद ये राज्य स्तर का ऊपरी सदन होता है, जो भारत के केवल कुछ ही राज्यों में है। याद रखने का सरल तरीका, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और ये ऊपर यानी अपर हाउस होता है, जो कभी खत्म नहीं होता। लोकसभा लोगों यानी पीपल की सभा है और ये नीचे यानी लोअर हाउस होता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में नहीं है?
विकल्प है ए बंधुत्व या भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी, बी गरिमा यानी डिग्निटी, सी विनय या मर्यादा यानी मॉडेस्टी, डी स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। इसका सही जवाब है सी विनय या मर्यादा यानी मॉडेस्टी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय या भूमिका है। ये बताती है कि हमारे संविधान के मुख्य आदर्श और लक्ष्य क्या है। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध शब्दों हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। प्रस्तावना के मुख्य शब्द। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुछ पवित्र शब्दों का उल्लेख है। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी यानी विकल्प डी मौजूद है। बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना यानी विकल्प ए मौजूद है। गरिमा यानी डिग्निटी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना यानी विकल्प बी मौजूद है। विकल्प सी क्यों गलत है? मॉडेस्टी यानी विनय या शालीनता एक अच्छा नैतिक गुण तो है, लेकिन ये भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना में इसके बजाय न्याय यानी जस्टिस और समानता यानी इक्वालिटी जैसे शब्दों पर जोर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, 42वां संशोधन। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। परीक्षाओं में अक्सर इन 3 शब्दों के बारे में पूछा जाता है। याद रखने का सरल तरीका, प्रस्तावना के मुख्य शब्दों को एक छोटे मंत्र की तरह याद कर लें: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इनके अलावा कोई भी शब्द जैसे मॉडेस्टी पक्का गलत होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। कौन सी पर्वत श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है? विकल्प है ए शिवालिक पर्वतमाला, बी बराइल पर्वतमाला, सी सतपुड़ा पर्वतमाला, डी अरावली पर्वतमाला। इसका सही जवाब है डी अरावली पर्वतमाला। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी वलित यानी फोल्ड पर्वत श्रेणियों में से एक है। ये करोड़ों साल पुरानी है और समय के साथ घिरकर अब छोटी पहाड़ियों के रूप में बची है। ये पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम उत्तर भाग में लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। इसके बाद ये पूरे राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती हुई निकलती है, फिर हरियाणा के कुछ हिस्सों को छूती है और अंत में दिल्ली तक पहुंचती है। दिल्ली का प्रसिद्ध रायसीना हिल्स, जहां राष्ट्रपति भवन बना है, अरावली का ही आखिरी हिस्सा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अरावली राजस्थान के थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। शिवालिक, ये हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी है, जो उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल में फैली है। बराइल, ये असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी को अलग करती है। SLRC के लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा, ये मध्य भारत, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। असम का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बराक घाटी, बराक वैली में स्थित है? विकल्प हैं ए हैलाकांडी, बी दक्षिण सालमारा मानकाचर, सी चिरांग, डी मोरीगांव। इसका सही जवाब है ए हैलाकांडी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। असम भौगोलिक रूप से 2 मुख्य घाटियों में बटा हुआ है, ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी। बराक घाटी असम के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका नाम बराक नदी के नाम पर पड़ा है। बराक घाटी में मुख्य रूप से केवल 3 जिले आते हैं: कचार, मुख्यालय सिलचर, करीमगंज और हैलाकांडी। बराक नदी नागालैंड की पहाड़ियों से निकलती है और बराक घाटी की जीवन रेखा कहलाती है। यही नदी आगे चलकर बांग्लादेश में सुरमा और कुशियारा नदियों में बट जाती है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। दक्षिण सालमारा मानकाचर, ये असम के सुदूर पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। चिरांग, ये ऊपरी असम, निचले असम का हिस्सा और बोडोलैंड का हिस्सा है। मोरीगांव, ये मध्य असम का जिला है, जो गुवाहाटी के पास स्थित है और पवित्रो अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। याद रखने का सरल तरीका, असम के नक्शे में जो 3 जिले सबसे नीचे साउथ लटके हुए दिखते हैं, वही बराक घाटी के जिले हैं।
अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। गुवाहाटी विश्वविद्यालय गौहाटी यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति वाइस चांसलर कौन थे? विकल्प हैं ए नबीन चंद्र बोरदोलोई, बी गोपीनाथ बोरदोलोई, सी कमलाकांत भट्टाचार्य, डी कृष्णकांत हंडिक। इसका सही जवाब है डी कृष्णकांत हंडिक। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जनवरी 1948 को हुई थी। ये न केवल असम का बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला विश्वविद्यालय है। इसके निर्माण के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई ने बहुत बड़ा संघर्ष और प्रयास किया था। कृष्णकांत हंडिक कौन थे? वे असम के एक विश्व प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, इंडियोलॉजिस्ट और मानवतावादी थे। उनकी विद्वत्ता को देखते हुए उन्हें इस नए विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। वे 1948 से 1957 तक इस पद पर रहे। कृष्णकांत हंडिक को कई भाषाओं जैसे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन का ज्ञान था। उनके सम्मान में असम सरकार ने कई पुरस्कार भी शुरू किए हैं। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई, बी, वे असम के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें गुवाहाटी विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वे कुलपति वीसी नहीं थे। नबीन चंद्र बोरदोलोई, ए, ये भी असम के एक महान राष्ट्रवादी नेता थे जिन्हें करमवीर कहा जाता है। याद रखने का सरल तरीका, असम के पहले विश्वविद्यालय की बागडोर सबसे बड़े विद्वान के हाथ में दी गई, जिनका नाम था कृष्णकांत हंडिक। परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो जवाब होगा गौहाटी विश्वविद्यालय। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प हैं ए हाइड्रोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी बैरोमीटर, डी थर्मामीटर। इसका सही जवाब है सी बैरोमीटर। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये हवा जमीन पर एक दबाव डालती है। इसी दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार साल 1643 में इतालवी भौतिक विज्ञानी इवांजेलिस्टा टॉरिसेली ने किया था। बैरोमीटर केवल दबाव ही नहीं मापता, बल्कि ये मौसम का हाल बताने में भी मदद करता है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग तेजी से नीचे गिरती है तो इसका मतलब है कि तूफान या बारिश आने वाली है। अगर रीडिंग ऊपर चढ़ती है तो इसका मतलब मौसम साफ रहने वाला है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। हाइड्रोमीटर यानी कि ए, इसका उपयोग तरल पदार्थों यानी कि लिक्विड्स के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर यानी कि बी, इसका उपयोग विमानों में समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर यानी कि डी, इसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। अली आए लिगांग किस समुदाय का त्योहार है? विकल्प हैं ए खामती, बी मिशिंग, सी कार्बी, डी दिमासा। इसका सही जवाब है बी मिशिंग। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मिशिंग भाषा में इस त्योहार के नाम का बहुत गहरा मतलब है। अली जड़ या बीज, आय फल, लिगांग बोना या शुरुआत करना, अर्थात ये बीज बोने की शुरुआत का त्योहार है। किसके लिए मनाया जाता है? ये मुख्य रूप से आहू धान की खेती की शुरुआत का प्रतीक है। मिशिंग समुदाय के लोग इस दिन धरती माता की पूजा करते हैं और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। ये त्योहार हर साल असामिया महीने फागुन, फरवरी, मार्च के पहले बुधवार को शुरू होता है। परीक्षा में अक्सर ये बुधवार वाला फैक्ट भी पूछ लिया जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण गुमराग नृत्य है। युवा और युवतियां पारंपरिक पोशाक पहनकर ढोल और ताल की थाप पर ये नृत्य करते हैं। साथ ही इस दिन पुरंग, विशेष प्रकार का उबला हुआ चावल, और अपुंग, चावल की शराब का आनंद लिया जाता है। असम की परीक्षाओं में जनजातियों के प्रमुख त्योहार जैसे बोडो का बैसागु, कार्बी का रोंकर अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हें एक सूची बनाकर याद करें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। हिमनद या ग्लेशियर का मुख्य घटक क्या है? विकल्प हैं ए लावा, बी खारा पानी, सी बर्फ, डी वर्षावन। इसका सही जवाब है सी बर्फ, आइस। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिमनद या ग्लेशियर क्या है? हिमनद या ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल और गतिशील ढेर होता है। ये उन इलाकों में बनता है जहां साल भर बर्फ गिरती रहती है और वो पिघल नहीं पाती। समय के साथ ये गिरती हुई बर्फ दबकर ठोस बर्फ बन जाती है।
ग्लेशियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्थिर नहीं होता। ये अपने भारी वजन के कारण बहुत धीरे धीरे ढलान की ओर खिसकता है, इसीलिए इसे बर्फ की नदी भी कहा जाता है। ग्लेशियर पृथ्वी पर मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा भंडार है। हमारी नदियां जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत है? लावा ए, ये ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पत्थर है। खारा पानी बी, ये समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है, जबकि ग्लेशियर मीठे पानी की जमी हुई बर्फ है। वर्षावन डी, ये घने जंगल होते हैं जिनका ग्लेशियर की बनावट से कोई सीधा संबंध नहीं है। भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमाएं यानी लैंड बॉर्डर साझा करता है? विकल्प हैं ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही जवाब है बी 7। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,106.7 किलोमीटर लंबी है और ये 7 देशों को छूती है। आइए इन 7 पड़ोसियों को क्रम से जानते हैं। बांग्लादेश, ये भारत का वो पड़ोसी है जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा यानी लगभग 4,096 किलोमीटर लगती है। चीन, उत्तर दिशा में भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान, पश्चिम दिशा में स्थित पड़ोसी, भारत पाकिस्तान सीमा को रैडक्लिफ रेखा कहते हैं। नेपाल, उत्तर में स्थित एक मित्र राष्ट्र जिसके साथ खुली सीमा है। म्यांमार, पूर्व दिशा में स्थित जहां भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इसकी सीमा को छूते हैं। भूटान, उत्तर में स्थित एक और शांतिप्रिय पड़ोसी देश। अफगानिस्तान, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा यानी लगभग 106 किलोमीटर इसी के साथ लगती है। ये हिस्सा वर्तमान में लद्दाख के पीओके क्षेत्र में आता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। कार्बी आंगलोंग जिले का पूर्व नाम क्या था? विकल्प हैं ए मिकेर हिल्स जिला, बी लोशाई हिल्स जिला, सी कचार हिल्स जिला, डी पश्चिम नागा हिल्स जिला। इसका सही जवाब है ए मिकेर हिल्स जिला। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कार्बी आंगलोंग जिले को पहले मिकेर हिल्स के नाम से जाना जाता था। मिकेर वो नाम था जो बाहरी लोगों द्वारा कार्बी जनजाति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्थानीय लोगों की भावनाओं और उनकी अपनी पहचान का सम्मान करने के लिए 14 अक्टूबर 1976 को इस जिले का नाम बदलकर कार्बी आंगलोंग कर दिया गया। कार्बी भाषा में आंगलोंग का अर्थ होता है पहाड़। क्षेत्रफल के हिसाब से कार्बी आंगलोंग असम का सबसे बड़ा जिला है। ये जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और अदरक के उत्पादन के लिए मशहूर है। ये जिला भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है और यहाँ कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद KAAC के माध्यम से स्थानीय शासन चलाया जाता है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। लुशाई हिल्स बी, ये आधुनिक मिजोरम का पुराना नाम था। कचार हिल्स सी, ये आधुनिक दिमा हसाओ जिले का पुराना नाम था जिसे उत्तर कचार हिल्स भी कहते थे। याद रखने का सरल तरीका, पुरानी किताबों में कार्बी जनजाति को मिकिर कहा जाता था, इसीलिए उनके जिले का पुराना नाम मिकिर हिल्स था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? विकल्प हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, भारत और चीन, वियतनाम और थाईलैंड। इसका सही जवाब है सी, भारत और चीन। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मैकमोहन रेखा क्या है? यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। इस रेखा का निर्धारण साल 1914 में शिमला समझौते के दौरान किया गया था। इसका नाम ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस सीमा का नक्शा तैयार किया था। भारत इस रेखा को अपनी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। चीन का दावा है कि तिब्बत को इस तरह के समझौते करने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अक्सर तनाव बना रहता है। अन्य महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं: रैडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा; ड्यूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। विकल्प ए, LAC, भारत और चीन के बीच लद्दाख वाले क्षेत्र में प्रभावी सीमा। टीचर की टिप, याद रखने का सरल तरीका, चीन के साथ हमारी 2 मुख्य सीमाएं हैं, लद्दाख में LAC और अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा। एग्जाम में अक्सर यह पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से सटी है, तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। कथकली किस राज्य की एक नृत्य शैली है? विकल्प हैं ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है सी केरल।
अब चलिए कथकली के बारे में विस्तार से जानते हैं। कथकली दो शब्दों से मिलकर बना है, कथा कहानी और कली प्रदर्शन या खेल, यानी नृत्य के माध्यम से किसी कहानी को कहना। कथकली अपनी भारी वेशभूषा, चेहरे के अद्भुत रंगों, मेकअप और बड़े मुकुटों के लिए जानी जाती है। इसमें कलाकार शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि केवल अपने हाथों के संकेतों, मुद्राओं और चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से पूरी कहानी सुनाते हैं। इसकी कहानियां मुख्य रूप से भारतीय महाकाव्यों, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित होती हैं। इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाया जाता है। इसमें चेहरे के रंग का बहुत महत्व है, जैसे हरा रंग कुलीन और नेक पात्रों जैसे रामकृष्ण के लिए होता है, और लाल या काला रंग दुष्ट या राक्षसी पात्रों जैसे रावण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। गुजरात ए, यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा और डांडिया है। पश्चिम बंगाल बी, यहाँ का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट आधारित नृत्य छऊ छऊ है। कथकली के अलावा केरल का एक और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम भी है। अक्सर छात्र कथक और कथकली में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, कथक उत्तर भारत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है, कथकली दक्षिण भारत के केरल का नृत्य है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। गोभा राजा किस समुदाय का नामधारी या सांकेतिक राजा है? विकल्प हैं ए अहोम, बी मिशिंग, सी खामती, डी टीवा। इसका सही जवाब है डी टीवा। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कौन है गोभा राजा? गोभा राजा टीवा समुदाय, जिन्हें लालुंग भी कहा जाता है, के पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रमुख हैं। प्राचीन समय में गोभा एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। आज भले ही लोकतंत्र है, लेकिन टीवा समुदाय के लोग आज भी अपने गोभा राजा का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें अपना सांकेतिक प्रमुख मानते हैं। गोभा राजा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रसिद्ध जोन बील मेला में होती है। ये मेला जागी रोड, मरीगांव जिले के पास लगता है। मेले के दौरान गोभा राजा अपने लाव लश्कर के साथ आते हैं। वे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय की शुरुआत करते हैं। मेले के अंत में वे अपनी प्रजा के साथ राज दरबार लगाते हैं और प्रतीकात्मक रूप से कर वसूलते हैं। नामधारी या सांकेतिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके पास वर्तमान सरकार जैसी कोई कानूनी या राजनैतिक शक्ति नहीं है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उनका स्थान सर्वोच्च है। वे टीवा संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। अहोम ए, अहोम राजाओं को स्वर्ग देव कहा जाता था। मिशिंग बी और खामती सी, ये भी असम की गौरवशाली जनजातियां हैं, लेकिन गोभा राजा की परंपरा विशेष रूप से टीवा समुदाय से जुड़ी है। याद रखने का सरल तरीका: जोन बील मेला बराबर बार्टर सिस्टम बराबर टीवा समुदाय बराबर गोभा राजा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। किस देश को यूरोप का कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? विकल्प हैं ए स्विट्जरलैंड, बी बेल्जियम, सी स्पेन, डी पोर्टुगल। इसका सही जवाब है बी बेल्जियम। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कॉकपिट शब्द का अर्थ: पुराने समय में कॉकपिट उस जगह को कहा जाता था जहां मुर्गों की लड़ाई, कॉक फाइट करवाई जाती थी। युद्ध के संदर्भ में इसका अर्थ उस क्षेत्र से है जहां बहुत अधिक लड़ाइयां लड़ी गई हों। बेल्जियम को यह नाम क्यों मिला? बेल्जियम यूरोप के नक्शे पर बिल्कुल बीच में स्थित है। अपनी इसी केंद्रीय स्थिति के कारण इतिहास में जब भी यूरोप की बड़ी शक्तियों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ तो उनकी भिड़ंत अक्सर बेल्जियम की धरती पर ही हुई। प्रसिद्ध वाटरलू का युद्ध 1815, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी, बेल्जियम में ही लड़ा गया था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बेल्जियम एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र रहा था। इसीलिए प्रसिद्ध लेखक जेम्स हावेल ने इसे यूरोप का कॉकपिट कहा था। अन्य विकल्पों के उपनाम: स्विट्जरलैंड ए, इसे यूरोप का खेल का मैदान, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। बेल्जियम की वर्तमान पहचान: आज बेल्जियम को युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति और राजनीति के लिए जाना जाता है। यहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ EU और नाटो NATO के मुख्यालय स्थित हैं। याद रखने का सरल तरीका: इतिहास में यूरोप के राजा जब भी लड़ते थे तो वे लड़ने के लिए बेल्जियम का मैदान चुनते थे, इसीलिए वो कॉकपिट बन गया। परीक्षाओं में चीनी का कटोरा क्यूबा या उगते सूरज की भूमि जापान जैसे उपनाम भी बहुत पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग एशिया को यूरोप से जोड़ता है? विकल्प हैं ए स्वेज नहर, सुएज कैनाल, बी इंग्लिश चैनल, सी पनामा नहर, डी
मलक्का जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसका सही जवाब है ए, सुएज नहर, सुएज कैनाल। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सुएज नहर क्या है? ये मिस्र, इजिप्ट में स्थित एक मानव निर्मित समुद्री मार्ग है। ये उत्तर में भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, को दक्षिण में लाल सागर, रेड सी से जोड़ता है। इस नहर के माध्यम से जहाज सीधे यूरोप से हिंद महासागर, एशिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बनने से पहले जहाज़ों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से होकर आना पड़ता था। ये दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। इसके निर्माण से यूरोप और भारत के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की देखरेख में हुआ था और ये 1869 में खुला था। अब चलिए अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। इंग्लिश चैनल, बी, ये यूरोप के भीतर ही है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। पनामा नहर, सी, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मलक्का जल डमरू मध्य, डी, ये एशिया के भीतर ही है, इंडोनेशिया और मलेशिया के पास, जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। याद रखने का सरल तरीका, स्वेज नहर एशिया, लाल सागर और यूरोप, भूमध्य सागर के बीच का सबसे छोटा शॉर्टकट है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। असम के किस समुदाय में चकलंग की विवाह प्रणाली प्रचलित है? विकल्प हैं ए, बोडो, बी, डिमासा, सी, मिशिंग, डी, अहोम। इसका सही जवाब है डी, अहोम। अब चलिए चकलंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। चकलंग अहोम समुदाय की पारंपरिक और धार्मिक विवाह पद्धति है। ये पद्धति अहोमों के साथ थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया से आई थी और आज भी बड़े गर्व के साथ मनाई जाती है। इस विवाह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 101 दिए जलाए जाते हैं। ये दिए पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं। विवाह के दौरान दूल्हे को एक पारंपरिक अहोम तलवार दी जाती है, जिसे हिंगदांग कहते हैं। दुल्हन अपने पति को यह तलवार सौंपते हुए देश और परिवार की रक्षा करने का वचन लेती है। इसमें किसी ब्राह्मण या अग्नि के फेरों की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये अहोम पुजारियों जैसे देवधाई, बैलुंग की उपस्थिति में संपन्न होता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं। अहोम इतिहास के अनुसार इस विवाह पद्धति की शुरुआत सबसे पहले अहोमों के पूर्वज खुनलुंग और खुनलाई के समय में हुई थी। याद रखने का सरल तरीका, अहोम राजाओं का इतिहास जितना शानदार है, उनकी शादी की रस्म चकलंग भी उतनी ही शाही और अनूठी है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। कुर्सियोंग किस राज्य में स्थित एक हिल स्टेशन है? विकल्प हैं ए, सिक्किम, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, पश्चिम बंगाल, डी, नागालैंड। इसका सही जवाब है सी, पश्चिम बंगाल। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कुर्सियोंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक बहुत ही शांत और सुंदर हिल स्टेशन है। ये सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के ठीक बीच में पड़ता है। कुर्सियोंग को अक्सर सफेद ऑर्किड की भूमि यानी लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सफेद ऑर्किड के फूल बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है, जिसे हम टॉय ट्रेन कहते हैं, वो कुर्सियोंग शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये स्थान दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन चाय संपदाओं यानी टी एस्टेट्स के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मकाईबरी और कैसल्टन। यहाँ की चाय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत महंगी बिकती है। यहाँ ईगल्स क्रैग नाम का एक प्रसिद्ध व्यू पॉइंट है, जहाँ से कंचनजंगा चोटी का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सी शासिका दिल्ली की गद्दी पर बैठी थीं? विकल्प हैं ए, चांद बीबी, बी, रानी अहिल्याबाई, सी, रजिया सुल्ताना, डी, रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही जवाब है सी, रजिया सुल्ताना। अब चलिए रजिया सुल्ताना के बारे में विस्तार से जानते हैं। रजिया सुल्ताना दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थीं। वे मध्यकालीन भारत के गुलाम वंश यानी ममलुकिया स्लेव डायनेस्टी से संबंधित थीं। रजिया सुल्ताना महान सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं और कुतुबुद्दीन ऐबक के खानदान की वारिस थीं। इल्तुतमिश ने अपने बेटों के बजाय अपनी बेटी की योग्यता को देखते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। उन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। उनका शासन छोटा था लेकिन बहुत प्रभावशाली था। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया, पुरुषों की तरह कपड़े पहने, कुबा और कुलाह, और खुद युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व किया।
हालांकि उस समय के तुर्की दरबारी एक महिला के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण उनका काफी विरोध हुआ। विद्रोहियों से लड़ते हुए 1240 में कैथल हरियाणा के पास उनकी हत्या कर दी गई। अब अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। चांद बीबी ए, ये अहमदनगर और बीजापुर दक्षिण भारत की संरक्षिका थीं, जिन्होंने अकबर की सेना से बहादुरी से मुकाबला किया था। रानी अहिल्याबाई बी, ये इंदौर यानी मराठा साम्राज्य की महान शासिका और समाज सुधारक थीं। रानी लक्ष्मीबाई डी, ये झांसी की रानी थीं और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रमुख नायिका थीं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। प्राचीन असम क्षेत्र में किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? विकल्प हैं ए अहोम, बी वर्मन, सी कोच, डी सुतिया। इसका सही जवाब है ए अहोम। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अहोम राजवंश का शासन असम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने 1228 से 1838 ईस्वी तक यानी लगभग 610 वर्षों तक निरंतर शासन किया। ये पूरी दुनिया में किसी भी एक राजवंश द्वारा किए गए सबसे लंबे शासनकालों में से एक है। अहोम साम्राज्य की नींव चाओलुंग सुकाफा ने रखी थी, जो म्यांमार यानी बर्मा के मुंग माओ से पाटकाई पहाड़ियों को पार करके असम आए थे। अहोमों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने मुगलों के 17 आक्रमणों को नाकाम किया था। प्रसिद्ध शराई घाट का युद्ध 1671 में, जिसमें लाचित बरफुकन ने मुगलों को हराया था, इसी वंश के दौरान हुआ था। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। वर्मन वंश बी, ये प्राचीन कामरूप का पहला ऐतिहासिक राजवंश था जो 350 एडी से 650 एडी तक रहा, जिसने लगभग 300 साल शासन किया। इनके सबसे महान राजा भास्कर वर्मन थे। सुतिया वंश डी, इनका शासन लगभग 300-400 साल रहा और 1523 में अहोमों ने इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। कोच राजवंश सी, इनका मुख्य प्रभाव 16वीं शताब्दी में राजा नर नारायण के समय रहा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। भारत के संविधान की भूमिका इंट्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए प्रस्तावना द प्रियम्बल, बी प्रस्तावना अथवा भूमिका द प्रीफेस, सी परिचय द इंट्रोडक्शन, डी पहला पृष्ठ द फर्स्ट पेज। इसका सही जवाब है ए प्रस्तावना द प्रियम्बल। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय या उसका सार है। ये उन बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों को बताती है जिन पर हमारा देश टिका है। इसे अक्सर संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत बहुत ही प्रभावशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का असली स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार यानी 1976 में 42वें संशोधन द्वारा बदलाव किया गया था। उस समय इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर और अखंडता इंटेग्रिटी। याद रखने का सरल तरीका, जैसे किसी किताब की शुरुआत में एक प्रस्तावना या भूमिका होती है जो बताती है कि किताब किस बारे में है, वैसे ही हमारे संविधान की भूमिका को प्रियम्बल यानी प्रस्तावना कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नागरिकता सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मानदंड नहीं है? विकल्प हैं ए क्षेत्र का अधिग्रहण, बी संपत्ति खरीदना, सी प्राकृतिककरण, डी वंश। इसका सही जवाब है बी संपत्ति खरीदना, बाइंग प्रॉपर्टी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित नियम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तय किए जाते हैं। इस कानून के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के मुख्य रूप से 5 तरीके हैं। जन्म से बाय बर्थ, यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो। वंश द्वारा बाय डिसेंट, विकल्प डी, यदि किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, आवेदन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना। प्राकृतिककरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन, विकल्प सी, यदि कोई विदेशी व्यक्ति लंबे समय से
आमतौर पर 12 साल से भारत में रह रहा हो और सभी शर्तों को पूरा करता हो। क्षेत्र के समावेश द्वारा बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, विकल्प ए, यदि भारत सरकार किसी नए क्षेत्र जैसे पांडिचेरी या सिक्किम को अपने देश में मिला लेती है तो वहां के लोग अपने आप भारत के नागरिक बन जाते हैं। विकल्प बी गलत क्यों है? दुनिया के किसी भी देश में सिर्फ वहां जमीन या मकान खरीदने से नागरिकता नहीं मिलती। आप भारत में कितनी भी संपत्ति खरीद लें, आप तब तक नागरिक नहीं कहलाएंगे जब तक आप ऊपर दिए गए कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करते। याद रखने का सरल तरीका, नागरिकता एक रिश्ता, रिलेशनशिप है जो खून, जन्म या कानून से बनता है। ये कोई सौदा नहीं है जिसे संपत्ति खरीदकर हासिल किया जा सके। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। सती साधिनी किस राज्य साम्राज्य से संबंधित थीं? विकल्प हैं ए कोच साम्राज्य, बी अहोम साम्राज्य, सी डिमासा साम्राज्य या डी सुतिया साम्राज्य। इसका सही जवाब है डी सुतिया साम्राज्य। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सती साधिनी सुतिया राजवंश की अंतिम रानी थीं। उनका जन्म लगभग 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और वे राजा धर्मापाल की पुत्री थीं। सती साधिनी का विवाह नित्यपाल से हुआ था। जब अहोम राजा सुहुंगमुंगजिब 1523-24 में सुतिया साम्राज्य की राजधानी सदिया पर आक्रमण किया तो रानी साधिनी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। युद्ध में हार के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी मर्यादा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदिया के पास चंद्रगिरी पर्वत से कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी महान बलिदान के कारण उन्हें सती की उपाधि दी गई। असम सरकार हर साल 21 अप्रैल को उनकी याद में सती साधिनी दिवस मनाती है। ये दिन उनकी बहादुरी और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। ये साम्राज्य मुख्य रूप से ऊपरी असम के लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया सदिया क्षेत्रों में फैला हुआ था। अहोमों ने इस साम्राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। याद रखने का सरल तरीका है, जैसे अहोमों की वीर नारी जयमती थीं, वैसे ही सुतिया साम्राज्य की महान वीरांगना साधिनी थीं। सुतिया साम्राज्य की राजधानी सदिया थी और साधिनी वहां की अंतिम रानी थीं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प हैं ए जॉर्ज वॉशिंगटन, बी अब्राहम लिंकन, सी थॉमस जेफरसन, डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका सही जवाब है ए जॉर्ज वॉशिंगटन। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ हिज कंट्री कहा जाता है। उन्होंने 1789 से 1797 तक अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। राष्ट्रपति बनने से पहले वॉशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 के दौरान कॉन्टिनेंटल आर्मी का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों को हराकर अमेरिका को आज़ाद कराया था। अमेरिका की वर्तमान राजधानी वॉशिंगटन डीसी इन्हीं के सम्मान में नाम दी गई है। अमेरिका के एक राज्य का नाम भी वॉशिंगटन है। डॉलर पर चित्र। क्या आप जानते हैं, अमेरिका के $1 के नोट पर आज भी जॉर्ज वॉशिंगटन की ही तस्वीर छपी होती है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। ये सभी नाम अमेरिका के इतिहास के स्तंभ हैं, लेकिन इनमें अंतर समझना जरूरी है। अब्राहम लिंकन, बी, ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिकी गृहयुद्ध सिविल वॉर के दौरान देश को संभाला और दास प्रथा, स्लेवरी को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। थॉमस जेफरसन, सी, ये अमेरिका के 3रे राष्ट्रपति थे और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के मुख्य लेखक थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी, ये अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। वे अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक थे, लेकिन वे कभी राष्ट्रपति नहीं बने। अक्सर छात्र यहां गलती करते हैं। याद रखने का सरल तरीका, जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वैसे ही अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। उन्होंने देश की नींव रखी और अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30।
निम्नलिखित में से सबसे दक्षिणी नदी यानी सदर्न मोस्ट रिवर की पहचान करें। विकल्प हैं ए सिंधु नदी यानी इंडस रिवर, बी गोदावरी नदी यानी गोदावरी रिवर, सी ब्रह्मपुत्र नदी यानी ब्रह्मपुत्र रिवर, डी कावेरी नदी यानी कावेरी रिवर। इसका सही जवाब है डी कावेरी नदी यानी कावेरी रिवर। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हमें भारत के नक्शे को उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ के क्रम में देखना होगा। सिंधु ए ये भारत के सुदूर उत्तर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है। ब्रह्मपुत्र सी ये उत्तर पूर्वी भारत अरुणाचल और असम में बहती है। ये दोनों नदियां नक्शे में सबसे ऊपर उत्तर की तरफ हैं। गोदावरी और कावेरी पेनिनसुलर रिवर्स ये दोनों नदियां दक्षिण भारत में बहती हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर समझना जरूरी है। गोदावरी बी ये महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश की ओर बहती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये कावेरी के उत्तर में स्थित है। कावेरी डी ये कर्नाटक के कूर्ग यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये गोदावरी के भी काफी नीचे बहती है, इसलिए दिए गए विकल्पों में ये सबसे दक्षिणी नदी है। कावेरी का महत्व इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इसके पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद भी अक्सर चर्चा में रहता है। याद रखने का सरल तरीका, भारत के नक्शे को एक शरीर की तरह देखें। सिंधु और ब्रह्मपुत्र कंधे या सिर के पास हैं। गोदावरी कमर के पास है। कावेरी घुटनों या पैरों के पास यानी बिल्कुल दक्षिण में है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? विकल्प है ए एथेंस, बी पेरिस, सी लंदन, डी बर्लिन। इसका सही जवाब है ए एथेंस। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत साल 1896 में हुई थी। ये खेल यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। एथेंस को ही ओलंपिक का जन्म स्थान माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल 776 ईसा पूर्व में भी ओलंपिक यहीं शुरू हुए थे। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय फ्रांस के पियरे डी कॉबर्टिन को जाता है। पहले आधुनिक ओलंपिक में केवल 14 देशों के लगभग 241 एथलीटों ने भाग लिया था। आज इसमें 200 से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। पेरिस बी यहां 1900 में दूसरे ओलंपिक हुए थे और अभी 2024 के ओलंपिक भी पेरिस में ही हुए हैं। लंदन सी यहां 1908, 1948 और 2012 में ओलंपिक हो चुके हैं। याद रखने का सरल तरीका, ओलंपिक की मशाल सबसे पहले यूनान के एथेंस में जली थी। 1896 का साल और एथेंस का नाम हमेशा याद रखें। ये विश्व इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी इनकरेक्ट है? विकल्प हैं ए थॉमस अल्वा एडिसन बहरे थे, बी सेब का संबंध गुरुत्वाकर्षण की खोज से है, सी पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, डी सोडियम का रासायनिक प्रतीक Sd है। इसका सही जवाब है डी सोडियम का रासायनिक प्रतीक Sd है। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में सोडियम का सही प्रतीक Na होता है, न कि Sd। ये नाम इसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। सोडियम एक बहुत ही नर्म धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ए ये कथन सही है। महान आविष्कारक एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया था, बचपन में एक बीमारी और एक दुर्घटना के कारण सुनने की क्षमता खो चुके थे, यानी वे आंशिक रूप से बहरे थे। गुरुत्वाकर्षण और सेब बी ये एक विश्व प्रसिद्ध कहानी है। सर आइजैक न्यूटन ने एक पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा। इसी जिज्ञासा से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियमों की खोज हुई। सबसे चमकीला ग्रह सी शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है और इसका वातावरण सूर्य की रोशनी को बहुत ज्यादा परावर्तित करता है। इसीलिए रात के आकाश में चंद्रमा के बाद ये सबसे चमकीली वस्तु दिखाई देता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं।
याद रखने का सरल तरीका, तत्वों के प्रतीक अक्सर उनके लैटिन नामों से आते हैं, जैसे सोडियम का Na यानी नेट्रियम, लोहे यानी आयरन का Fe यानी फेरम और सोने यानी गोल्ड का Au। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। भोगेश्वर बरुआ ने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? विकल्प हैं ए एथलेटिक्स, बी तैराकी, सी बैडमिंटन, डी फुटबॉल। इसका सही जवाब है ए एथलेटिक्स। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। भोगेश्वर बरुआ असम के खेल इतिहास के सबसे महान नामों में से एक हैं। वे एक धावक और कोच रहे हैं। उन्होंने 1966 के एशियाई खेलों में 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले असम के पहले खिलाड़ी थे। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे ये सम्मान पाने वाले उत्तर पूर्व भारत के पहले व्यक्ति थे। असम सरकार हर साल उनके जन्मदिन यानी 3 सितंबर को पूरे राज्य में अभिरुचि खेल दिवस के रूप में मनाती है। भोगेश्वर बरुआ असम की खेल प्रेरणा के आधार स्तंभ है। परीक्षा में अक्सर 3 सितंबर की तारीख पूछी जाती है, जो इन्हीं के सम्मान में खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इन्हें हमेशा 800 मीटर दौड़ यानी एथलेटिक्स के लिए याद रखें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प हैं ए कबीर, बी वेद व्यास, सी आदि शंकराचार्य, डी तुलसीदास। इसका सही जवाब है डी तुलसीदास। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। इस ग्रंथ के कारण भगवान राम की कथा जन जन तक पहुंची। रामायण बनाम रामचरितमानस। अक्सर छात्र यहां गलती करते हैं। मूल रामायण महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के भक्ति काल का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना भी की थी। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। कबीर ए, ये अपनी साखियों और दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी मुख्य रचना बीजक है। वेदव्यास बी, इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। साथ ही इन्हें पुराणों का संकलनकर्ता भी माना जाता है। आदि शंकराचार्य सी, ये 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। अमेज़न वर्षा वन किस महाद्वीप में पाया जाता है? विकल्प हैं ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब है डी दक्षिण अमेरिका। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अमेज़न वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं। ये वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। इनका लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में है, लेकिन ये पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे अन्य देशों में भी फैले हैं। इन्हीं घने जंगलों के बीच से दुनिया की सबसे बड़ी नदी पानी के बहाव के हिसाब से अमेज़न नदी बहती है। यहाँ दुनिया की सबसे अधिक पशु और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि आज भी वैज्ञानिक यहाँ नई नई प्रजातियों की खोज करते रहते हैं। याद रखने का सरल तरीका, अमेज़न वन मतलब ब्राजील, और ब्राजील दुनिया के किस हिस्से में है? दक्षिण अमेरिका में। अक्सर छात्र इसे अफ्रीका के वनों जैसे कॉन्गो के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। इसे ध्यान से समझ लें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36। दूध को दही में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? विकल्प हैं ए एक्टिनोमाइसिस, बी लैक्टोबैसिलस, सी फ्यूसोबैक्टीरियोटा, डी मालासेजिया। इसका सही जवाब है बी लैक्टोबैसिलस। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रक्रिया फर्मेंटेशन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का मित्र बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया है। यह कैसे काम करता है? दूध में एक प्राकृतिक चीनी होती है जिसे लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। इस एसिड के कारण दूध का प्रोटीन कैसीन जम जाता है और दूध दही का रूप ले लेता है। लैक्टोबैसिलस हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इसे प्रोबायोटिक भी कहा जाता है क्योंकि ये पेट में हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। दही जमाने के लिए हल्का गर्म तापमान सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसी तापमान पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सबसे तेजी से बढ़ते हैं। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। एक्टिनोमाइसिस ए, ये ज्यादातर मिट्टी में पाए जाते हैं और खाद बनाने में मदद करते हैं। मालासेजिया डी, ये एक प्रकार का कवक यानी फंगस है जो अक्सर सिर में रूसी यानी डैंड्रफ का कारण बनता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37। ओरिगामी कागज मोड़ने की कला है जिसकी उत्पत्ति किस देश में हुई थी? विकल्प हैं ए चीन, बी कोरिया, सी जापान, डी कंबोडिया। इसका सही जवाब है सी जापान। अब चलिए ओरिगामी के बारे में विस्तार से जानते हैं। शब्द का अर्थ। ओरिगामी एक जापानी शब्द है। इसमें ओरी का अर्थ है मोड़ना और गामी का अर्थ है कागज, यानी कागज को मोड़ने की कला। इस कला में कागज के एक चौकोर टुकड़े को बिना काटे या गोंद लगाए केवल मोड़कर विभिन्न आकृतियां जैसे जानवर, पक्षी, फूल या अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जापान में ओरिगामी को बहुत पवित्र और सम्मानजनक कला माना जाता है। वहां का सबसे प्रसिद्ध ओरिगामी मॉडल पेपर क्रेन यानी सारस पक्षी है। जापान में मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 1000 पेपर क्रेन बनाता है तो उसकी एक मनोकामना पूरी होती है। हालांकि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन कागज को मोड़कर कलाकृतियां बनाने की परंपरा को जापान ने विकसित किया और इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बनाया। ये कला न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि आजकल इसका उपयोग विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक जैसे सैटेलाइट के सोलर पैनल को मोड़ने में भी किया जा रहा है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38। दा पर्वतिया गेट किस शहर के पास स्थित है? विकल्प हैं ए तिनसुकिया, बी तेजपुर, सी सिलचर, डी बरपेटा। इसका सही जवाब है बी तेजपुर। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। असम का सबसे पुराना स्मारक। दा पर्वतिया गेट असम के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ये गुप्त काल 5वीं-6वीं शताब्दी की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ एक प्राचीन पत्थर का द्वार यानी टोरना है जो एक प्राचीन मंदिर का हिस्सा था। ये भारत में गुप्तकालीन कला के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में गिना जाता है। ये तेजपुर शहर यानी सोनितपुर जिला के पास दा पर्वतिया नामक गांव में स्थित है। ये स्मारक दर्शाता है कि प्राचीन कामरूप यानी असम का सांस्कृतिक और कलात्मक संबंध भारत के अन्य हिस्सों जैसे गुप्त साम्राज्य के साथ कितना गहरा था। तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर तेजपुर से जुड़े कई सवाल आते हैं, जैसे अग्निगढ़, महाभैरव मंदिर और बान थिएटर। याद रखने का सरल तरीका, दा पर्वतिया का वो ऐतिहासिक पत्थर का दरवाजा तेजपुर की शान है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39। इंडोनेशिया की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? विकल्प हैं ए रिंगिट, बी दिनार, सी रुपया, डी शिलिंग। इसका सही जवाब है सी रुपया। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इंडोनेशियाई मुद्रा का नाम रुपया भारतीय शब्द रुपया से ही आया है। ये दोनों शब्द संस्कृत के शब्द रुप्यकम से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है गढ़ा हुआ चांदी। रुपया का आधिकारिक प्रतीक आरपी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है और वहाँ के नोटों पर अक्सर उनकी सांस्कृतिक विरासत और महान हस्तियों के चित्र होते हैं। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। रिंगिट यानी कि ए, ये हमारे पड़ोसी देश मलेशिया की मुद्रा है। दीनार यानी कि बी, ये कई खाड़ी देशों और अन्य देशों की मुद्रा है, जैसे कुवैत, इराक, जॉर्डन और अल्जीरिया। कुवैती दीनार दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा मानी जाती है। शिलिंग यानी कि डी, ये मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, तंजानिया और युगांडा की मुद्रा है। याद रखने का सरल तरीका, भारत और इंडोनेशिया के बीच प्राचीन काल से गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, इसीलिए हमारी करेंसी का नाम रुपया है और उनकी करेंसी का नाम रुपया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40। किस देश को उगते सूरज की भूमि लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं ए चीन, बी जापान, सी न्यूजीलैंड, डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है बी जापान। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जापान को ये नाम मुख्य रूप से उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण मिला है। जापान दुनिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। प्राचीन काल में
चीन के लोगों के नज़रिए से देखने पर सूर्य जापान की दिशा से उदय होता हुआ दिखाई देता था। जापानी भाषा में जापान को निप्पन या निहॉन कहा जाता है, जिसका अर्थ ही होता है सूर्य का मूल, द ओरिजिन ऑफ द सन। जापान का राष्ट्रीय ध्वज फ्लैग भी इसी उपनाम को दर्शाता है। सफेद रंग के बैकग्राउंड पर बीचों बीच बना लाल गोला उगते हुए सूरज का ही प्रतीक है। अन्य मिलते जुलते उपनाम: मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। ये नॉर्वे को कहा जाता है क्योंकि वहां गर्मियों में रात को भी सूरज दिखाई देता है। हजार झीलों की भूमि, ये फिनलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि, ये थाईलैंड को कहा जाता है। याद रखने का सरल तरीका: सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है और एशिया के नक्शे में सबसे पूर्व में प्रमुख देश जापान है, इसीलिए वो उगते सूरज की भूमि है। अक्सर छात्र अरुणाचल प्रदेश, भारत का उगता सूरज और जापान के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। बस याद रखें कि विश्व स्तर पर उत्तर जापान ही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41। रवींद्रनाथ टैगोर को किस कृति, वर्क के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प हैं: ए. घरे बायरे, बी. गीतिमाल्य, सी. गीतांजलि, डी. गोरा। इसका सही जवाब है सी. गीतांजलि। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। उन्हें ये महान सम्मान साल 1913 में दिया गया था। गीतांजलि क्या है? गीतांजलि बंगाली कविताओं का एक संग्रह है। इसके नाम का अर्थ है गीतों की अंजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स। इसकी कविताओं में मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम और शांति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जब गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो पश्चिमी देशों के विद्वान टैगोर की लेखन शैली और गहराई से बहुत प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्हें नोबेल के लिए चुना गया। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। घरे बायरे ए और गोरा डी, ये रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए उनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास नॉवेल्स हैं। गीतिमाल्य बी, ये भी उनकी कविताओं का एक संग्रह है। परीक्षा के लिए 1913 का साल और गीतांजलि का नाम रट लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42। युद्ध के दौरान भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या है? विकल्प हैं: ए. महावीर चक्र, बी. परमवीर चक्र, सी. अति विशिष्ट सेवा पदक, डी. अशोक चक्र। इसका सही जवाब है बी. परमवीर चक्र। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ये युद्ध के समय, वॉर टाइम, दुश्मन की उपस्थिति में अदम्य साहस, वीरता और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। इसका अर्थ होता है परमवीर का चक्र। इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें 1947 के भारत-पाक युद्ध में उनके बलिदान के लिए ये सम्मान मिला था। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इस पदक का डिजाइन सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था, जो भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को गहराई से अपनाया था। वॉर टाइम बनाम पीस टाइम। युद्ध के समय सबसे बड़ा परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। शांति के समय, जब युद्ध न चल रहा हो, तब वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र है। विकल्प डी। परीक्षा में हमेशा ध्यान दें कि सवाल में युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग वॉर, पूछा गया है या शांति के समय, पीस टाइम। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43। करेंगे या मरेंगे नारे के साथ अगस्त क्रांति भारत की स्वतंत्रता के लिए किस आंदोलन से संबंधित थी? विकल्प हैं: ए. असहयोग आंदोलन, बी. भारत छोड़ो आंदोलन, सी. खिलाफत आंदोलन, डी. 1857 का सिपाही विद्रोह। इसका सही जवाब है बी. भारत छोड़ो आंदोलन। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगस्त क्रांति क्यों? इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। क्योंकि ये अगस्त के महीने में शुरू हुआ था, इसलिए इसे भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, अब अगस्त क्रांति मैदान में, एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। इसका मतलब था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें सीधे तौर पर अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई थी। 1942 के इसी आंदोलन के दौरान असम में कई वीर शहीद हुए थे।
अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन ए, ये 1920 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था। खिलाफत आंदोलन सी, ये 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह डी, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगल पांडे के बलिदान से हुई थी। 1942 का साल और गांधी जी का वो जोशीला नारा करो या मरो हमेशा एक साथ याद रखें। ये आंदोलन बिना किसी बड़े नेता के भी जनता द्वारा सफलतापूर्वक चलाया गया था, क्योंकि सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग पर ड्रैगन अंकित है? विकल्प हैं ए भूटान, बी सिंगापुर, सी जापान, डी म्यांमार। इसका सही जवाब है ए भूटान। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भूटान के झंडे पर जो सफेद ड्रैगन बना है उसे स्थानीय भाषा में ड्रुक कहा जाता है, जिसका अर्थ है गर्जना करने वाला ड्रैगन। ड्रैगन के प्रति इसी सम्मान के कारण भूटान को ड्रुक्यूल यानी गर्जना करने वाले ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। झंडे के रंगों का अर्थ। पीला रंग, ये राजा की शक्ति और नागरिक शासन का प्रतीक है। नारंगी रंग, ये बौद्ध धर्म और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। सफेद ड्रैगन, ये देश की पवित्रता और वफादारी को दर्शाता है। इसके पंजों में जो रत्न हैं वे देश की समृद्धि का प्रतीक है। अन्य विकल्पों के झंडे। सिंगापुर, इसके झंडे पर अर्धचंद्र और 5 सितारे हैं। जापान, इसके झंडे पर केवल एक लाल गोला यानी उगता हुआ सूरज है। म्यांमार, इसके झंडे पर पीले, हरे और लाल रंग की पट्टियां और बीच में एक बड़ा सफेद सितारा है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45। मानव मुख के भीतर नुकीले शार्प पॉइंटेड दांतों को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए चवर्णक मोलर्स, बी रदनक कैनाइन्स, सी कृंतक इंसाइजर्स, डी अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स। इसका सही जवाब है बी रदनक कैनाइन्स। अब चलिए हमारे दांतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मनुष्य के मुंह में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं और हर एक का काम अलग होता है। कृंतक इंसाइजर्स, विकल्प सी, ये हमारे मुंह के सबसे सामने वाले 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। ये चपटे होते हैं और इनका काम भोजन को काटना, कटिंग बाइटिंग होता है, जैसे हम सेब काटते हैं। रदनक कैनाइन्स, विकल्प बी, ये कृंतक के ठीक बगल में स्थित नुकीले और लंबे दांत होते हैं। हमारे मुंह में इनकी संख्या 4 होती है। इनका मुख्य काम भोजन को चीरना और फाड़ना, टीयरिंग होता है। मांसाहारी जानवरों जैसे शेर या कुत्ता में ये दांत बहुत लंबे और तेज होते हैं। सवाल में इन्हीं नुकीले दांतों के बारे में पूछा गया है। अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स, विकल्प डी, ये रदनक के पीछे होते हैं। इनका काम भोजन को कुचलना, क्रशिंग होता है। इनकी कुल संख्या 8 होती है। चवर्णक मोलर्स, विकल्प ए, ये मुंह के सबसे पिछले हिस्से में स्थित चौड़े और मजबूत दांत होते हैं। इनका काम भोजन को अच्छी तरह से पीसना और चबाना, ग्राइंडिंग होता है। अतिरिक्त जानकारी, नॉलेज बूस्टर। एक वयस्क मनुष्य अडल्ट में कुल 32 दांत होते हैं। बच्चों में शुरुआती दांतों को दूध के दांत कहा जाता है, जिनकी संख्या 20 होती है। दांतों की सबसे ऊपरी चमकदार परत को एनामल कहा जाता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। याद रखने का सरल तरीका, सामने वाली कैंची जैसे दांत कृंतक, नुकीले खंजर जैसे दांत रदनक और पीछे वाली चक्की जैसे दांत चवर्णक कहलाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46। विष्णु प्रसाद राभा को कला गुरु की उपाधि किसने प्रदान की थी? विकल्प हैं रविंद्रनाथ टैगोर, विष्णुराम मेधी, सुभाष चंद्र बोस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही जवाब है डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विष्णु प्रसाद राभा कौन थे? वे असम के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि, संगीतकार, नर्तक, अभिनेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें असमिया संस्कृति में आधुनिकता लाने का श्रेय दिया जाता है। साल 1940 के आसपास वाराणसी, काशी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां विष्णु प्रसाद राभा ने एक अद्भुत तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया। उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे राभा के नृत्य और उनकी कलात्मक प्रतिभा से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्हें कला गुरु, कलाओं के गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। उनकी याद में हर साल 20 जून को पूरे असम में राभा दिवस मनाया जाता है। उनके द्वारा रचित गीतों को राभा संगीत कहा जाता है। अन्य विकल्पों के उपनाम। रविंद्रनाथ टैगोर ए,
इन्हें गुरुदेव कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस सी, इन्हें नेताजी कहा जाता है। विष्णुराम मेधी बी, ये असम के दूसरे मुख्यमंत्री थे और उन्हें असम का लौह पुरुष कहा जाता है। याद रखने का सरल तरीका, 5 सितंबर शिक्षक दिवस जिनके सम्मान में मनाया जाता है, उन्हीं महान शिक्षक ने असम के महान कलाकार को कलागुरु बनाया। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि राभा ने कौन सा नृत्य किया था। उत्तर होगा तांडव नृत्य। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47। संध्या, ललिता और कांता नामक 3 जलधाराओं के संगम पर क्या स्थित है? विकल्प है ए वशिष्ठ आश्रम गुवाहाटी के पास, बी आजान पीर दरगाह शिवसागर के पास, सी मालिनी थान मंदिर सिलापथार के पास, डी गरम पानी के कुंड गोलाघाट के पास। इसका सही जवाब है ए वशिष्ठ आश्रम गुवाहाटी के पास। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वशिष्ठ आश्रम गुवाहाटी शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी स्थापना महान ऋषि वशिष्ठ, जो भगवान राम के गुरु थे, उन्होंने की थी। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय इसी आश्रम में बिताया था। आश्रम के ठीक बगल से पहाड़ी झरनों की 3 धाराएं बहती हैं, जिन्हें संध्या, ललिता और कांता कहा जाता है। इन तीनों का मिलन इसी स्थान पर होता है, जो इसे बहुत ही पवित्र और सुंदर बनाता है। ये आश्रम गरभांगा फॉरेस्ट रिजर्व के किनारे स्थित है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, गुफाओं और बहते पानी के कारण ये न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। आजान पीर दरगाह बी, ये शिवसागर में दिखाओ मुख नामक स्थान पर है। ये महान सूफी संत आजान पीर को समर्पित है। मालिनी थान सी, ये असम और अरुणाचल की सीमा पर लिकाबाली के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर स्थल है। गर्म पानी डी, ये गोलाघाट जिले में स्थित है और यहाँ प्राकृतिक रूप से जमीन से गर्म पानी निकलता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48। 1 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रशासनिक प्रभाग यानी डिवीजन नहीं है? विकल्प हैं ए निचला असम, बी बराक घाटी, सी पहाड़ियां और मध्य असम, डी पश्चिम असम। इसका सही जवाब है डी पश्चिम असम। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। असम राज्य को प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए 5 मुख्य प्रभागों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। हर प्रभाग का नेतृत्व एक कमिश्नर करता है। 5 आधिकारिक प्रभाग। निचला असम प्रभाग, इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। ऊपरी असम प्रभाग, इसका मुख्यालय जोरहाट में है। उत्तर असम प्रभाग, इसका मुख्यालय तेजपुर में है। पहाड़ियां और मध्य असम प्रभाग, इसका मुख्यालय नगांव में है। विकल्प सी मौजूद है। बराक घाटी प्रभाग, इसका मुख्यालय सिलचर में है। विकल्प बी मौजूद है। विकल्प डी क्यों गलत है? असम के प्रशासनिक मानचित्र पर पश्चिम असम नाम का कोई आधिकारिक प्रभाग नहीं है। जो जिले पश्चिम दिशा में हैं, जैसे धुबरी, कोकराझार, वे निचला असम प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। याद रखने का सरल तरीका, निचला और ऊपरी असम, उत्तर असम ब्रह्मपुत्र के ऊपर, बराक घाटी दक्षिण में और बीच का हिस्सा पहाड़ी और मध्य असम। इन 5 के अलावा कोई भी नाम जैसे पश्चिम या पूर्व असम परीक्षा में आए तो वो गलत होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास स्थापित प्रतिमा स्टैच्यू का क्या नाम है? विकल्प है ए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बी शक्ति वज्र, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी शांति स्तंभ। इसका सही जवाब है सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये विशाल प्रतिमा भारत के प्रथम गृहमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की 562 रियासतों को जोड़कर एक भारत बनाया था। इसीलिए इसे एकता की प्रतिमा या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है। इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है। ये इतनी ऊंची है कि इसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। ये गुजरात के केवड़िया, नर्मदा जिला में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध के बिल्कुल सामने बनी है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसके मुख्य मूर्तिकार राम वी सुतार थे। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ए, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ये फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दी थी। शांति स्तंभ डी, बौद्ध धर्म से संबंधित कई शांति स्तूप जैसे लेह या वैशाली में भारत में है, लेकिन सरोवर बांध के पास ये नहीं है। परीक्षा में अक्सर इसकी ऊंचाई 182 मीटर भी पूछी जाती है,
जो गुजरात विधानसभा की कुल सीटों की संख्या के बराबर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50। 2017 की डोकलाम घटना डोकलाम इंसिडेंट में भारत के साथ कौन सा देश शामिल था? विकल्प हैं ए चीन, चाइना, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इसका सही जवाब है ए चीन, चाइना। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। डोकलाम एक पठारी क्षेत्र है जो भारत, सिक्किम, चीन, तिब्बत और भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है। भूटान और चीन दोनों इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। जून 2017 में चीन की सेना PLA ने इस विवादित क्षेत्र में सड़क बनाना शुरू कर दिया था। भूटान ने इसका विरोध किया और भारत से मदद मांगी। चूंकि ये क्षेत्र भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है, इसीलिए भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। भारत और चीन की सेनाएं लगभग 73 दिनों तक एक दूसरे के सामने फेस ऑफ खड़ी रहीं। ये दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले सैन्य तनावों में से एक था। अगस्त 2017 में कूटनीतिक बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का फैसला किया, जिससे ये संकट टल गया। याद रखने का सरल तरीका: डोकलाम विवाद एक त्रिपक्षीय इंडिया, चाइना, भूटान मामला था। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि भारत ने किस देश के समर्थन में वहां अपनी सेना भेजी थी। उत्तर होगा भूटान। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कंचन बरुआ द्वारा लिखा गया था? विकल्प हैं ए मृत्युंजय, बी असीमत यार हिराल सीमा, सी अंतरीप, डी असल मानू हो। इसका सही जवाब है बी असीमत यार हिराल सीमा। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कंचन बरुआ कौन थे? कंचन बरुआ प्रसिद्ध असमिया लेखक भुवन मोहन बरुआ का छद्मनाम था। उन्होंने इसी नाम से अपनी कालजयी रचनाएं लिखीं। असीमत यार हिराल सीमा उपन्यास असमिया साहित्य के सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक है। यह एक साहसिक और ऐतिहासिक रोमांस कहानी है। यह उपन्यास कई पीढ़ियों से असम के पाठकों का पसंदीदा रहा है और इसे असमिया साहित्य की एक बेस्ट सेलर किताब माना जाता है। अन्य विकल्पों के लेखक के बारे में जानते हैं। मृत्युंजय ए। यह उपन्यास बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। इसी उपन्यास के लिए उन्हें असम का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अंतरीप सी। ये महान साहित्यकार और फिल्म निर्देशक डॉक्टर भवेंद्र नाथ साइकिया की रचना है। असल मानो हो डी। ये भी असमिया साहित्य की एक रचना है, लेकिन कंचन बरुआ इससे संबंधित नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण स्थल हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? विकल्प हैं ए चरायदेव मैदान, बी बटद्रवा थान, सी पुआमक्का, डी सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य। इसका सही जवाब है ए चरायदेव मैदान। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जुलाई 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र जो नई दिल्ली में हुआ था, इसके दौरान चरायदेव मैदान को आधिकारिक तौर पर विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। ये असम की तीसरी यूनेस्को साइट है, काजीरंगा और मानस के बाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उत्तर पूर्व भारत का पहला सांस्कृतिक कल्चरल विश्व विरासत स्थल है। काजीरंगा और मानस प्राकृतिक श्रेणी में है। चरायदेव अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जिसे 1253 में महान राजा चाओलुंग सुकाफा ने स्थापित किया था। ये अहोमों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मैदान क्या है? इन्हें असम के पिरामिड कहा जाता है। ये अहोम राजाओं और रानियों के शाही कब्रिस्तान बरियल माउंट्स हैं। ये टीलेनुमा ढांचे अहोमों की विशिष्ट मैदान प्रणाली को दर्शाते हैं। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। बटद्रवा थान बी। ये नगांव जिले में स्थित महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का जन्मस्थान है। पुआमक्का सी। ये हाजों में स्थित एक प्रसिद्ध सूफी तीर्थस्थल है। सोनाई रुपाई डी। ये सोनितपुर जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। याद रखने का सरल तरीका: जैसे मिस्र, इजिप्ट अपने पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही अब असम अपने मैदान के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। एग्जाम में सवाल अक्सर यह भी आता है कि चरायदेव की स्थापना किसने की? उत्तर होगा सुकाफा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53। असमिया साहित्य में ए खुद कोकाय देव के नाम से किसे जाना जाता है? विकल्प हैं ए नवकांत बरुआ, बी मेदिनी मोहन चौधरी, सी कुमुद चंद्र हजारिका, डी कमलाकांत भट्टाचार्य। इसका सही जवाब है सी
कुमुद चंद्र हजारिका। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कुमुद चंद्र हजारिका असम के एक प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उन्होंने असमिया पत्रिकाओं, विशेषकर प्रांतिक और असम बनी में एखुद कोकायदेव के नाम से कई लोकप्रिय और व्यंग्यात्मक लेख लिखे। असमिया में कोकायदेव का अर्थ होता है बड़े भाई। उनके लेखों की शैली ऐसी थी जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों को समाज की कड़वी सच्चाइयों के बारे में हंसी मजाक में समझा रहा हो। अक्सर छात्र विकल्प ए, नवकांत बरुआ और कुमुद चंद्र हजारिका में बहुत कंफ्यूज होते हैं। नवकांत बरुआ, इन्हें एखुद कोका कहा जाता है। कुमुद चंद्र हजारिका, इन्हें एखुद कोकायदेव कहा जाता है। एग्जामिनर ने ये दोनों विकल्प इसीलिए दिए हैं ताकि आप गलती करें। इसे ध्यान से नोट कर लें। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। कमलाकांत भट्टाचार्य, इन्हें अग्नि कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताओं में देशभक्ति का जोश और आग होती थी। मेदिनी मोहन चौधरी, ये असमिया साहित्य के एक दिग्गज उपन्यासकार और पत्रकार थे, जैसे उनका प्रसिद्ध उपन्यास फरवरी 28। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन अब अस्तित्व में नहीं है? विकल्प हैं ए, स्पाइसजेट, बी, इंडिगो, सी, ईस्ट वेस्ट, डी, विस्तारा। इसका सही जवाब है सी, ईस्ट वेस्ट। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस ये भारत की पहली निजी एयरलाइंस में से एक थी, जिसकी शुरुआत साल 1992 में ओपन स्काई पॉलिसी के बाद हुई थी। हालांकि वित्तीय समस्याओं और इसके संस्थापक की हत्या के बाद इस एयरलाइन ने साल 1996 में अपना परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया था, इसलिए ये अब अस्तित्व में नहीं है। अन्य विकल्पों की वर्तमान स्थिति। स्पाइसजेट ए, ये भारत की एक प्रमुख बजट एयरलाइन है जो आज भी चल रही है। इंडिगो बी, ये वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है और सफलता के साथ अपनी सेवाएं दे रही है। विस्तारा डी, विस्तारा टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम है। आपको पता होना चाहिए कि 2024 के अंत तक विस्तारा का एयर इंडिया में विलय होने जा रहा है, जिसके बाद विस्तारा ब्रांड नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में ईस्ट वेस्ट बहुत पहले ही बंद हो चुकी एयरलाइन है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर उन कंपनियों के बारे में पूछा जाता है जो कभी बहुत बड़ी थीं लेकिन अब बंद हो चुकी हैं, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज और ईस्ट वेस्ट। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55। डेविस कप किस खेल के लिए खेला जाता है? विकल्प हैं ए, बैडमिंटन, बी, टेबल टेनिस, सी, लॉन टेनिस, डी, क्रिकेट। इसका सही जवाब है सी, लॉन टेनिस। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। डेविस कप को अक्सर टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। ये पुरुषों की टेनिस में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। इसका नाम अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी और राजनेता ड्वाइट एफ डेविस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने साल 1900 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। अन्य टेनिस टूर्नामेंटों जैसे विंबलडन के विपरीत, जहां खिलाड़ी अकेले खेलते हैं, डेविस कप में देशों की टीमें आपस में भिड़ती हैं। जैसे पुरुषों के लिए डेविस कप है, वैसे ही महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम टेनिस प्रतियोगिता को बिली जीन किंग कप कहा जाता है। याद रखने का सरल तरीका, टेनिस में 2 बड़े कप प्रसिद्ध हैं, पुरुषों के लिए डेविस और महिलाओं के लिए बिली जीन। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56। सूर्य का प्रकाश मानव शरीर में किस विटामिन के उत्पादन में मदद करता है? विकल्प हैं ए, विटामिन सी, बी, विटामिन बी, सी, विटामिन डी, डी, विटामिन ए। इसका सही जवाब है सी, विटामिन डी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर इसे सूरज की रोशनी की मदद से खुद बना सकता है। ये कैसे काम करता है? सूरज की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट बी किरणें जब हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल, जो एक प्रकार का वसा है, वो विटामिन डी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ध्यान रहे, सूरज की रोशनी में विटामिन नहीं होता, बल्कि वो शरीर के अंदर विटामिन बनने की चाबी की तरह काम करती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भोजन से कैल्शियम सोखने में मदद करता है। इसके बिना हमारी हड्डियां और दांत मजबूत नहीं हो सकते। कमी से होने वाले रोग। बच्चों में रिकेट्स, जिसमें हड्डियां नर्म और टेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियों में तेज दर्द और कमजोरी होती है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। विटामिन सी, ये खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में मिलता है और घाव भरने में मदद करता है। विटामिन ए, ये आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी,
ये शरीर को ऊर्जा देने और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। याद रखने का सरल तरीका। हड्डियों के लिए डांटो या दृढ़ता ज़रूरी है और ये हमें मुफ्त में धूप से मिलता है। दिन में केवल 10-15 मिनट सुबह की गुनगुनी धूप लेना विटामिन डी की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57। हरिहर, जिसे हक्का के नाम से भी जाना जाता है, और उसके भाई बुक्का राय ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विकल्प हैं ए. चालुक्य साम्राज्य, बी. विजयनगर साम्राज्य, सी. चोल साम्राज्य, डी. होयसल साम्राज्य। इसका सही जवाब है बी. विजयनगर साम्राज्य, विजयनगरा एम्पायर। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साल 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर प्रथम हक्का और बुक्का राय प्रथम ने की थी। माना जाता है कि उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य के आशीर्वाद से इस साम्राज्य की नींव रखी थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी के अवशेष रुइंस आज भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्हें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय थे, जिन्हें बाबर ने भी अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम भी थे। ये साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे फला फूला था। ये उस समय हिंदू संस्कृति और कला का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। चोल साम्राज्य सी, जैसा कि हमने प्रश्न 11 में पढ़ा था, ये अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का पुराना साम्राज्य। चालुक्य ए और होयसल डी, ये भी दक्षिण भारत के गौरवशाली राजवंश रहे हैं, लेकिन हक्का और बुक्का का संबंध विशेष रूप से विजयनगर से है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल स्रोत है? विकल्प हैं ए. पवन ऊर्जा, बी. जल विद्युत, सी. सौर ऊर्जा, डी. जीवाश्म ईंधन। इसका सही जवाब है डी. जीवाश्म ईंधन। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवीकरणीय स्रोत विकल्प ए, बी, सी, ये वे स्रोत हैं जो प्रकृति में कभी खत्म नहीं होंगे और जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सोलर, सूरज की रोशनी। पवन ऊर्जा विंड, बहती हवा। जल विद्युत हाइड्रो, बहता पानी। ये सभी पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते। गैर नवीकरणीय स्रोत नॉन रिन्यूएबल विकल्प डी. जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसी श्रेणी में आते हैं। जीवाश्म ईंधन क्यों? ये जमीन के नीचे लाखों सालों तक दबे हुए पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। इनका भंडार सीमित है। जिस रफ्तार से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इन्हें दोबारा बनने में फिर से लाखों साल लगेंगे, इसलिए इन्हें गैर नवीकरणीय कहा जाता है। साथ ही इन्हें जलाने से बहुत अधिक प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होती है। याद रखने का सरल तरीका: जो चीज़ें मुफ्त और असीमित हैं, जैसे धूप और हवा, वे नवीकरणीय हैं, और जिन चीज़ों को हम ज़मीन खोद कर निकालते हैं और जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, जैसे पेट्रोल और कोयला, वे गैर नवीकरणीय हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59। सप्तकांड रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प हैं ए. हरिवर विप्रो, बी. माधव कंदली, सी. अनंत कंदली, डी. हेम सरस्वती। इसका सही जवाब है बी. माधव कंदली। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। माधव कंदली कौन थे? ये 14वीं शताब्दी के असम के एक महान कवि थे। वे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव से भी पहले के काल यानी प्री शंकरदेवा ऐना के कवि माने जाते हैं। शंकरदेव जी उन्हें अपना पूर्ववर्ती और एक अपूर्व कवि मानते थे। सप्तकांड रामायण का महत्व: माधव कंदली ने वाल्मीकि रामायण का असमिया भाषा में अनुवाद किया, जिसे सप्तकांड रामायण कहा जाता है। ये किसी भी आधुनिक भारतीय क्षेत्रीय भाषा में रामायण का पहला अनुवाद माना जाता है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस से भी लगभग 200 साल पहले माधव कंदली ने इसे असमिया में लिख दिया था। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। हेम सरस्वती, इन्होंने प्रहलाद चरित लिखी थी, जिसे असमिया भाषा की सबसे पुरानी किताबों में से एक माना जाता है। हरिबर विप्रो, ये भी शंकरदेव पूर्व युग के कवि थे, जिन्होंने बब्रुवाहनर युद्ध की रचना की थी। अनंत कंदली, ये शंकरदेव के बाद के काल के कवि थे। याद रखने का सरल तरीका: असमिया साहित्य की शुरुआत में माधव कंदली का नाम सबसे ऊपर आता है।
सप्तकांड का अर्थ है 7 कांड यानी अध्याय। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामायण का सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किसने किया, तो उत्तर हमेशा माधव कंदली होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है? विकल्प हैं ए फ्रांस, बी चीन, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब है सी भारत। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। UNSC क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र यानी UN के 6 मुख्य अंगों में से एक है, जिसका मुख्य काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में केवल 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें अक्सर P5 कहा जाता है। इनके पास वीटो यानी निषेधाधिकार की शक्ति होती है, यानी अगर इनमें से एक भी देश किसी फैसले के खिलाफ है तो वो फैसला लागू नहीं हो सकता। ये 5 देश हैं चीन, फ्रांस, रूस यानी रशिया, यूनाइटेड किंगडम यानी UK, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। भारत वर्तमान में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत कई बार 2 साल के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य यानी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना जा चुका है। भारत लंबे समय से एक स्थायी सीट की मांग कर रहा है। बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जो केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। याद रखने का सरल तरीका है, P5 देशों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश यानी ब्रिटेन, चाइनीज और अमेरिकन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद अभी तक इस स्थायी क्लब का हिस्सा नहीं बन पाया है। यही इस सवाल का मुख्य बिंदु है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2023 में रिलीज नहीं हुई थी? विकल्प हैं ए जवान, बी एनिमल, सी पठान, डी द कश्मीर फाइल्स। इसका सही जवाब है डी द कश्मीर फाइल्स। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित थी और 2022 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। चूंकि ये 2022 की फिल्म है, इसलिए ये 2023 की सूची में नहीं आती। जवान विकल्प ए। शाहरुख खान की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी। एनिमल विकल्प बी। रणबीर कपूर की ये फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। पठान विकल्प सी। ये शाहरुख खान की फिल्म थी जिसने साल की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62। 1 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रभार किसके पास है? विकल्प हैं ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, बी श्रीमती निर्मला सीतारमण, सी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, डी श्री किरेन रिजिजू। इसका सही जवाब है ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर कौन हैं? वे भारत के एक बहुत ही अनुभवी राजनयिक यानी डिप्लोमैट रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वे भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके थे। 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें भारत का विदेश मंत्री बनाया गया। उन्हें उनकी स्पष्टवादी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध और G20 सम्मेलन के दौरान उनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही। अन्य विकल्पों के मंत्रालय। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये भारत की वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वे भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं। श्रीमती स्मृति ईरानी, उस समय उनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। श्री किरेन रिजिजू, जनवरी 2024 तक वे पृथ्वी विज्ञान मंत्री यानी अर्थ साइंसेज मिनिस्टर थे। इससे पहले वे कानून मंत्री भी रह चुके थे। वे अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पोर्टफोलियो यानी मंत्रालय पर सवाल आते हैं। याद रखने का सरल तरीका, जो व्यक्ति पूरी दुनिया में घूमकर भारत के रिश्ते सुधार रहा है और जो खुद एक पूर्व IAS रहा है, वही हमारे विदेश मंत्री हैं, यानी डॉक्टर एस जयशंकर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सी एक आईपीएल टीम नहीं है? विकल्प हैं ए दिल्ली कैपिटल्स, बी गुजरात जायंट्स, सी सनराइजर्स हैदराबाद, डी लखनऊ सुपर जायंट्स। इसका सही जवाब है बी गुजरात जायंट्स। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जामिनर अक्सर ऐसे नाम देता है जो सुनने में सही लगते हैं लेकिन तकनीकी रूप से गलत होते हैं। गुजरात जायंट्स क्यों गलत है? पुरुषों के आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात की टीम का नाम गुजरात टाइटंस है। गुजरात जायंट्स वास्तव में डब्ल्यूपीएल महिला प्रीमियर लीग, प्रो कबड्डी लीग और अल्टीमेट खो-खो की एक टीम का नाम है। ये अडानी ग्रुप की टीम है। छात्र अक्सर गुजरात नाम देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यही इस सवाल का मुख्य ट्रैप था। अन्य विकल्पों की सच्चाई। दिल्ली कैपिटल्स, ये दिल्ली की आधिकारिक आईपीएल टीम है। पुराना नाम दिल्ली डेयरडेविल्स। सनराइजर्स हैदराबाद, ये हैदराबाद की टीम है, डेक्कन चार्जर्स के बाद आई। लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 2022 में शामिल हुई नई टीमों में से एक है। आईपीएल 2024 का संदर्भ। 2024 के सीजन में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रही थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 64। भारतीय सेना के निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद सबसे ऊंचा है? विकल्प हैं ए ब्रिगेडियर, बी लेफ्टिनेंट जनरल, सी मेजर जनरल, डी लेफ्टिनेंट कर्नल। इसका सही जवाब है बी लेफ्टिनेंट जनरल। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय सेना में अधिकारियों के पदों का एक निश्चित और सम्मानजनक क्रम होता है। इन चारों विकल्पों को अगर हम नीचे से ऊपर के क्रम में देखें तो स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल डी, इन चारों में ये सबसे नीचे का पद है। ये एक कर्नल से ठीक नीचे का रैंक होता है। ब्रिगेडियर ए, ये कर्नल से ऊपर का पद है। ब्रिगेडियर को 1 स्टार रैंक का अधिकारी माना जाता है। मेजर जनरल सी, ये ब्रिगेडियर से ऊपर का पद है। इन्हें 2 स्टार रैंक का अधिकारी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल बी, ये इन चारों विकल्पों में सबसे ऊंचा पद है। ये 3 स्टार रैंक का अधिकारी होता है। भारतीय सेना में थल सेना अध्यक्ष जनरल के बाद यही सबसे बड़ा पद है। अतिरिक्त जानकारी। भारतीय सेना का सर्वोच्च सक्रिय पद जनरल होता है, जो थल सेना अध्यक्ष कहलाते हैं, और उनके पास 4 स्टार होते हैं। सेना का सबसे सम्मानजनक लेकिन अब मानद पद फील्ड मार्शल है, 5 स्टार, जो इतिहास में अब तक केवल 2 महान वीरों सैम मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा को ही मिला है।